जय उत्तराखंड। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्राइड ऑफ देवभूमि पर। साथियों, हम अपने कार्यक्रम कलाकार देवभूमि के अंतर्गत आज आपको मिलवाने जा रहे हैं प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर और आर्टिस्ट सनी सिंह से, जो दून दा मान के नाम से प्रसिद्ध हैं। हम अपने इस कार्यक्रम कलाकार देवभूमि के में आपको मिलवाते हैं उत्तराखंड के ऐसे कलाकारों से जो किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं या किसी कला को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सनी सिंह पंजाबी सिंगर के रूप में उत्तराखंड में एक अलग पहचान रखते हैं और आने वाले समय में कई नए प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं दून दा मान का। सो गाइस, आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि प्राइड ऑफ देवभूमि में आए हैं दून दा मान। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते इनसे पूछते हैं इनका टाइटल दून दा मान कैसे मिला। थैंक्स दिव्या, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस ब्रॉडकास्ट महफिल में मुझे इनवाइट किया, और धन्यवाद करता हूँ प्राइड ऑफ देवभूमि जो कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। आपने ये जो क्वेश्चंस किया वो दिल को कहीं ना कहीं छुआ जरूर है। इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक है, जब भी मैं कहीं ना कहीं जाता हूँ कहीं स्टेज परफॉर्म के लिए या कहीं ना कहीं, अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सनी पाजी आपका ये टाइटल के पीछे लॉजिक क्या है और राज क्या है। चलो इस राज को एक काम करते हैं दिव्या, आज खोल देते हैं लोगों के सामने। इस टाइटल के पीछे हालांकि ये दून दा मान एक टाइटल जरूर है, मगर इसमें कहीं ना कहीं मेरे बड़े गुरुओं का, बड़े लोगों का आशीर्वाद है। और कहानी ऐसी है कि जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, अक्सर मैं मान साहब को अपना आइडल मान के, अपना गुरु मान के उनको देखता भी था, उनकी एक्टिंग, उनका म्यूजिक, उनका उठने का तरीका, बैठने का तरीका। बट फिर मैंने उनको अपना गुरु धारण किया। हालांकि मैंने उनके साथ कभी बैठा तो नहीं हूँ, बट धीरे धीरे जब मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया, पता नहीं लोगों को मेरी परफॉर्मेंस में वो झलक दिखी, लोगों ने मेरे को मान साथ, और धीरे धीरे करते हुए वो दून दा मान मेरे साथ जुड़ गया। और दून दा मान पीछे जो लॉजिक है, और मुझको प्राउड भी फील होता है और मुझे इस पे गर्व है। वो क्यों? क्योंकि पहली बार एक तो मैं उत्तराखंड की मिट्टी में हूँ और यहाँ की मिट्टी पर होने पे मुझे गर्व है। दूसरा मान, यानी कि यहाँ के होने पे मुझे मान है, यानी कि दून दा मान, यानी कि बात सीधी सी है, आप जिस मिट्टी पे रहते हो उसके मान को, उसकी खुशबू का जहां जहां आप जाते हो वहां पे आप उसको फैला रहे हो। इसके पीछे का ये लॉजिक है। सर, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं ये जानना चाहूंगी, जो आपका म्यूजिक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, क्या आप हमारे दर्शकों के साथ उसका एक छोटा सा समरी शेयर कर सकते हैं? दिव्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पहली बात तो ये है, जब मैंने अपना कैरियर को स्टार्ट किया सन 2002 में मैंने अपने कैरियर को स्टार्ट किया था, और अब तक की जो मेरी जर्नी रही है उसमें मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव, तरह तरह के लोगों से रूबरू होना, सब कुछ देखा। और वो लोग भी हैं जो कि इंडस्ट्री में जिन्होंने अपने आप को साबित किया है, अपना एक अच्छे मुकाम पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ उठना बैठना हुआ। और काफी ऐसे, जिसमें मैं बात करूं दिलेर मेहंदी साहब, जिसमें बात करूं मैं मान साहब, जिसमें बात, और लाइफ का एक वो पड़ाव जब मेरे कैरियर की स्टार्टिंग हुई थी, पहला शो ही मुझे हंस पाजी ने दिया था और वो मैंने मेरठ में किया था। और फिर धीरे धीरे मेरी रूबरू हुआ हूं मैं मेहंदी पाजी से। मेहंदी पाजी के साथ भी मैंने किसी ना किसी स्टेज पे मैं उनके साथ रहा हूं, और भी काफी ऐसे फनकार रहे हैं इंडस्ट्री के, या जिन लोगों के साथ मेरे को रूबरू होना पड़ा। और अब तक का जो मेरा सफर रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है। और कहीं ना कहीं हम वो डाउनफॉल भी आया, डाउनफॉल को डाउनफॉल नहीं समझा, पार्ट ऑफ द लाइफ, उसको पॉजिटिव लेके यही सोचा कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। पंजाबी हूँ, क्यों नहीं करूंगा भाई, करना है। तो डे बाई डे मैं उस खुद को अपडेट करता रहूं, आज यहाँ पर हूँ। और कहते हैं ना, अगर मैं बात करूं, शाहरुख खान का एक डायलॉग आता है, जब हम किसी चीज को चाहते हैं या उस चीज को पाना चाहते हैं तो ये प्रकृति हमारा उसका साथ देती है। तो आप प्रकृति से जुड़ो, अपने सपनों के ऊपर काम करो, तो ये प्रकृति क्या, ये यूनिवर्स क्या, वो उस चीज को पूरा करने में आपका पूरा मदद करेगा। और वैसे ही आज अगर मैं यहाँ पर हूँ, और मेरे को काफी ईयर हो गए हैं, यानी कि 26 मुझे होने वाला है, और इन 26 सालों में मुझे ये भी विश्वास नहीं होता मैंने इतना टाइम क्या मैंने वाकई में इंडस्ट्री को दिया है। मुझे ट्रस्ट नहीं होता, बट हाँ एक्चुअली में मैंने वो टाइम दिया है, और जिसमें मेरा उस परमात्मा ने, उस वाहिगुरु ने मेरा साथ दिया है हर मोड़ पे।
अगर कहीं गिरा हूं तो उसने मुझे संभाला भी है, तो आज मैं यहाँ पर हूँ आपके सामने। सर, जैसे कि हमारे दर्शकों ने आपका अभी तक का सफर जाना है, तो वो जानना चाहेंगे कि आपकी आगे की प्लानिंग क्या है। आप हमारे दर्शक पूछा है और आपने अभी तक के जो क्वेश्चन हुए हर क्वेश्चन को आपको एक अच्छा ब्यूटीफुल जितना हो सकता है मैंने आपको आंसर दिया है, और इस क्वेश्चन को भी एक अनोखे तरीके से आपके आगे रिप्रेजेंट करते हैं और दर्शकों को बता देते हैं कि आने वाली मेरी प्लानिंग्स क्या हैं और क्या मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। चलो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। बड़े अरसों से मन था कि मुझे कुछ लिखना है, राइटिंग करनी है। हालांकि तरह तरह के स्टेजों पे गायकी मेरी चलती रही है, कहीं पे शूट्स है तो छोटे मोटे कैरेक्टर चलते रहते हैं ना। और अगर मैं बात करूँ, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हाँ मुझे कुछ यूथ को देना है, और जैसे कि मैं यूथ को देखता हूँ इश्क प्यार मोहब्बत में वो डूबता रहता है। अब जब मैं उसको बहुत बारीकी से देखता हूं तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ अट्रैक्शन बन के रह गया है, सिर्फ अट्रैक्शन। वहां पे ना इश्क नाम का कोई वो फील है, वो कोई नाम है ही नहीं इश्क नाम का, प्यार मोहब्बत दूर दूर तक नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन। तो काफी अरसों से मेरे जहन में एक शब्द घूमता रहता था, रूह, सोल, आत्मा, क्योंकि मैं हमेशा सोल से कनेक्ट रहा हूं, आत्मा से रहा हूं। तो मैंने जो भी शब्द लिखे हैं या जो भी अल्फाज लिखे हैं अभी तक, और मैंने वो रूह, सोल और आत्मा को रिप्रेजेंट किया, और जो इश्क प्यार मोहब्बत है उसको कनेक्ट किया आत्मा से। क्योंकि कहते हैं, एक दो लाइनों में मैं आपको क्लियर करूंगा, कहते हैं कि जिस्म की चाहत को प्यार नहीं कहते। इस शब्द में शायद आपको क्लियर हो जाए मैं कहना क्या चाहता हूं। इश्क की चाहत को प्यार नहीं कहते, सॉरी, जिस्म की चाहत को प्यार नहीं कहते, क्योंकि जिस्म कभी जिंदा नहीं रहते। प्यार करने वाले, जिस्म से प्यार करने वाले अक्सर जिस्म को खाक कर देते हैं, और रूह से प्यार करने वाले अक्सर रूह को बात कर देते हैं। शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ऐसे ये शब्द और इस टाइप की अल्फाज मेरे जहन में घूमते रहते, तो मैंने लिखना शुरू किया, और लिखते लिखते काफी कुछ ऐसा लिख दिया है, मैं भी नहीं जानता वो कब कहां और कैसे लिख दिया है। शायद वो बाबा जी का आशीर्वाद था, वो कलम चली, और बहुत ही जल्द मैं लोगों के बीच में वो शब्दों की माला, वो रुद्राक्ष की माला जो अल्फाज से जोड़कर बनाई गई है, और आजकल के यूथ को रिप्रेजेंट करने वाला, शायद इन चीजों को पढ़कर शायद आजकल का यूथ कहीं ना कहीं वो प्यार को प्यार समझे, इश्क को इश्क समझे, प्यार को जिस्म से ना जोड़े। क्योंकि टाइटल आर्टिकल्स भी हैं जिसमें, क्योंकि प्यार और प्यार में अंतर दिखाया, प्यार और पसंद में अंतर। अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो उसको हम तोड़ते जरूर हैं, अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं तो हम उसको तोड़ेंगे नहीं, उसको उसकी केयर करते हैं। प्यार और पसंद का ये इस टाइप के आर्टिकल्स हैं। और अगर बात करूं तो उसमें मैंने एक वो इश्क भी दिखाया जो हमारा खुदा से है, जिसमें मैंने पंजाबी विरसा, शब्द और हमारे अरदास करने का तरीका, ये सारी कुछ अल्फाज मैंने लिखने की कोशिश की है, और बहुत जल्दी आप लोगों के और आजकल के जो यूथ है उसके सामने आने वाली। खान साहब का कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो? दिव्या, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा सॉन्ग, कौन सा गीत जो मेरे दिल के करीब हो। अक्सर जब भी मैं कहीं अपने परफॉर्मेंस की या स्टेज की स्टार्टिंग करता हूँ, वो मान साहब का एक ऐसा सॉन्ग जो कहीं ना कहीं अपनी रियल लाइफ में भी मैं गुनगुनाता रहता हूँ, और ये आने वाले, ये हर उस कपल्स के लिए एक डेडिकेट कर रहा हूँ मैं इस सॉन्ग को। चलो जी, गुनगुनाते हैं मान साहब का वो सॉन्ग जो अक्सर मैं अपने स्टेजों पे गुनगुनाता रहता हूँ, और टाइटल है दिल दा मामला। दिल दा मामला है, दिल दा मामला है, कुछ ते करो सजन, कुछ ते करो सजन, तौबा खुदा दे वास्ते, पीड़ा हरो सजन। दिल और नाजुक जा दिल है मेरा, कल की दिल होया तेरा, रात नूं नींद ना आवे, खान नूं पवे हनेरा, सोचा विच गोते खांदा, चढ़दा है नवां सिरा, एदा जे होंदी असी अमर ते गए सिख तेरा, हो जितना करो सजन। दिल दा मामला है,
दिल दा मामला है। चलो दर्शकों, जैसे कि सनी पाजी ने अपना अभी तक का सफर और आगे की प्लानिंग हमें बताई, वैसे ही मैं उनसे ये जानना चाहूंगी कि हिंदुस्तान का जो फेस्टिवल है, उनको उन सारे कल्चरों में से कौन सा कल्चर उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। चलो उनसे जानते हैं। आपको बता देता हूं, हमारे हिंदुस्तान कल्चर्स में तरह तरह के क्षेत्रों में, तरह तरह के देश में, या हर सॉरी मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसे कल्चर जो मेरे को बहुत पसंद आते हैं। जैसे कि हमारे गढ़वाल का कल्चर है, और उस कल्चर को मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, बट जब भी हमारे गढ़वाल के कल्चर में जहाँ फ्लूट आ जाती है तो समझ में आ जाता है, हाँ मैं गढ़वाल में हूँ और मैं एक गढ़वाल का निवासी हूँ, और मैं गढ़वाल की पहाड़ियों पे चल रहा हूँ। एक ऐसे ही एक पता नहीं कौन सी मूवी में एक सॉन्ग था, मायने मेरी चंबे दी राहे, मैं चंबे जाना जरूर। वो भी एक ऐसा लगता है कि उस सॉन्ग को सुनते हुए मैं किसी राग को गुनगुना रहा हूँ, वो सॉन्ग इतना दिल के करीब है। अब बात करें हिंदुस्तानी कल्चर की, उस कल्चर में साउथ का अपना अलग कल्चर है, वो भी मुझे पसंद है। अब बात करते हैं एक वो फेस्टिवल जो कि हम पूरे साल में गणपति विसर्जन है, वो मेरे दिल के करीब है, क्योंकि जब तक गणपति जी का नाम ना आए तो वहां पे हमारी कामयाबी आगे नहीं बढ़ती है, तो उनको पुकारना बहुत जरूरी है। और बात करें, अब मैं बात सारी घुमा के बात ना करते हुए अगर मुद्दे की बात करता हूँ, हमारा पंजाब कल्चर, जब तक पंजाब की मिट्टी की बात ना करो तो वो चीजें अधूरी। पंजाब का कल्चर की अगर बात करूं, वहां पे जब तक सरसों का साग, मक्की की रोटी, या वहां के जो साज हैं, सारंगी, चिमटा, डफली, इन चीजों की बात ना करता, हम उस कल्चर से अधूरे। और जहां पंजाबी कल्चर आता है तो सबसे पहले तो वहां पे टर्बनी आगे आती है। जैसे कि मैं उत्तराखंड की मिट्टी में रहते हुए पिछले कई वर्षों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, और जिस टाइम मैंने शुरू किया था मेरे साथ में काफी और भी पंजाबी सिंगर हुआ करते थे, बट मेरे को यकीन नहीं है कि वो सफर मैंने तय किया है, और बड़ा कंपटीशन रहा है 1 by 1। आज अगर मैं बात करूं, आप चाहे सोशल पेज पे जाके देखिएगा, आज एक लोता में उत्तराखंड में एज अ पंजाबी सिंगर काम कर रहा हूं, और दूसरा टर्बन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तरह तरह के डिजाइन में, चाहे वो वेडिंग्स हो। मेरे पीछे मेरी टीम है जो कि टर्बन क्रिएट कर रही है। हाँ, स्टार्टिंग मैंने की थी टर्बन, जिसमें पटियाला शाही है, जयपुरी है, जोधपुरी है, तरह तरह के डिजाइन मुझे आते हैं। और कई बार तो ऐसे ऑर्डर्स होते हैं कि 1 घंटे में 400 टर्बन मैं एक लोता किला कवर कर लेता हूँ। और पंजाबी कल्चर, गढ़वाल का कल्चर, राजस्थान का कल्चर, वो सारे कल्चर मेरे दिल के करीब है। अगर मैं फेस्टिवल की बात करूं, मेरे को सबसे अच्छा लगता है कलरफुल त्योहार, यानी कि हमारी होली। अगर लाइफ में कलर नहीं है तो वो जो लाइफ है ना, वो लाइफ अधूरी है। लाइफ में कलर होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब पंजाबी हूं तो पंजाबी हम लोग कहते हैं कि लाइफ में पटाखे बम तो चलते रहना चाहिए। बात करते हैं दिवाली, तो दिवाली भी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हमारे लिए होली। ये है हमारे हिंदुस्तान यानी कि हिंदू रीति रिवाज की वो त्योहार। अब बात करूं मैं पंजाबी कल्चर के अकॉर्डिंग जो त्योहार है, वो मुझे गिनती के 2 से 3 त्योहार ही अच्छे लगते हैं। पहली बात करें लोहड़ी, और जब तक लोहड़ी पे धूम धड़ाका, मौज मस्ती, डांस ना हो, वो मूंगफलियां, वो पॉपकॉर्न, वो रेवड़ियां, और उसमें जब तक गुड़ ना हो तो वो प्रसाद अधूरा है। और अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। मेरे को बैसाखी बड़ी पसंद है, और बैसाखी का वो टाइम जब खेतों में वो सरसों के फूल उग रहे होते हैं, एक अलग सी महक लेके, एक अलग सा रुतबा लेके, अलग कहीं ना कहीं अपना, जैसे कि मुझे पुकार रहे हो या हमें पुकार रहे हो कि हाँ हम आ चुके हैं, अपना इश्क दिखा रहे हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं, मोहब्बत दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही है। और इतने सालों से जैसे मेरा एक ड्रीम रहा है, मैंने कुछ कहीं ना कहीं मैंने पंजाबी वर्षा भी लिखा है। जैसे कि चलो जी आज पंजाबी वर्षे की बात करते हैं, आज हम अपने अपनों से मुलाकात करते हैं। चलो जी आज पंजाबी वर्षे की बात करते हैं, आज हम अपने अपनों से मुलाकात है। कभी फुलकारी, कभी सग्गी फुल, चलो जी आज उस मुटियार से बात करते हैं। चलो जी आज हम पंजाबी वर्षे की बात करते हैं।
पंजाब में बहती वो पंच दरियाओं की बात करते हैं। पंजाब जो है वो पांच दरियाओं से मिलकर बना है। पंजाब में बहती वो पंच दरियाओं की बात करते हैं, उन दरियाओं से पहले पंच तख्त के आगे सिर झुका के हम अरदास करते हैं। चलो जी आज हम पंजाबी वर्षे की बात करते हैं। पंजाब में वो जन्मे जो वीर योद्धा, पंजाब में जन्मे वो वीर योद्धा, उनकी मिट्टी से आज हम मुलाकात करते हैं। चलो जी आज हम पंजाबी वर्षे की बात करते हैं। कुछ ऐसी ये चीजें रही हैं। और पंजाबी कल्चर, हिंदुस्तान के वो कल्चर मेरे दिल के बहुत करीब है, जहां पे हम अपनों से जुड़ते हैं। वो कल्चर मुझे बहुत पसंद है। आप पंजाबी हो और हम बचपन से देख रहे हैं कि पंजाबी बैकग्राउंड ज्यादा आर्मी में जाता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने फिल्म लाइन ही क्यों चूज करा? इसका कोई पीछे कोई कारण बता सकते हो आप हमारे दर्शकों को? दिव्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि मैं जानता हूं कि इस शो की डायरेक्टर प्रोड्यूसर काजल ठकुरी जी भी यहाँ पर हैं, और मैं दर्शकों के साथ उनको भी ये बताना चाहूंगा और साथ के साथ आपको भी बताना चाहूंगा मैंने ये लाइन, म्यूजिकल लाइन और ये म्यूजिकल फील्ड ही क्यों चूज किया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जब मैं छोटा था, होता क्या था कि जब मैं घर पे था, मेरे घर में पहली बार मैंने उस हारमोनियम देखा। मेरे चाचा थे, उन्होंने गुरुद्वारे में शबद कीर्तन करने के लिए एक छोटा सा हारमोनियम दिया। कुछ दिन उसकी तालीम ली, बट उसके बाद वो हारमोनियम एक कॉर्नर में पड़ा रहता था। वो सुबह से लेकर शाम तक मेरा हर बार उस पर ध्यान जाता था, हारमोनियम पड़ा है, इसको कोई यूज ही नहीं कर रहा। वो कई दिन बीते, टाइम बीता, मत रहा, बट अचानक ही मैंने उस हारमोनियम को उठाया, चाचा से परमिशन लेके मैंने बजाना शुरू किया। हालांकि स्टार्टिंग में मुझे वो बोर लगा बड़ा, क्योंकि मेरा जो सपना था वो आर्मी में का ही था, सिख रेजिमेंट में जाने का। वहां के लिए भी मैंने बड़े फॉर्म्स भरे, मैंने स्कूल टाइम में एनसीसी भी की है ना। बट वो हारमोनियम जब मेरे को चुभने लगा, बट मैंने चाचा के परमिशन से उसको लिया, बजा, साउंड अच्छी लगी। स्टार्टिंग में बहुत बोर लगा। फिर मेरे ही मोहल्ले में, मेरे ही एरिया में कुछ ही दूरी पे एक म्यूजिक टीचर रहती थी। मैं वहां पहुंचा, फिर उस हारमोनियम को बजाया, बड़ा अच्छा लगा साउंड, बोर जरूर लगा। वो जब मैंने सीखना शुरू किया, क्लासिकल मैंने स्टार्टिंग की, वो साल 1.5 साल तो मेरे लिए ऐसा रहा कि बस बोर, कुछ नहीं। बट जब धीरे धीरे उसकी आदत पड़ी, वो बोरियत मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, वो साउंड इतनी अच्छी लगने लगी, वो फील, यानी कि सीधा कनेक्टिंग जो हमारी आत्मा होती है ना, उस म्यूजिक के साथ वो कनेक्टिंग हमारे गॉड से, हमारी वहां से। वो जो मेरा आर्मी वाला सफर था ना, वहां से हटके मेरे को नहीं पता चला किस टाइम बाबा जी का इशारा हुआ और मैं कूद पड़ा अपनी म्यूजिक लाइन में। वो सफर आज आपके सामने, ये मेरा सफर रहा है कुछ। और इसको इसलिए भी मैंने चूज किया क्योंकि म्यूजिक में जितना मैं घुसता गया, मेरी दिल, दिमाग, आत्मा, रूह को एक सुकून सा मिलने लगा। वहां मुझे फाइट करनी है और यहाँ पे मेरे को सुकून मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं लोगों के साथ प्यार, मोहब्बत, इश्क बांटता चला गया। कुछ ऐसा रहा। सर, आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सारे आंसर पॉजिटिव में दिए हैं। हमारी टीम भी चाहती है और मैं भी चाहती हूँ कि आप प्राइड ऑफ देवभूमि के जितने दर्शक हैं, हमारे यूथ है, उनको कोई पॉजिटिव मैसेज दे। दिवा, ठीक है, आप और आपकी टीम चाहती है एक पॉजिटिव मैसेज दर्शकों तक पहुंचाते हैं आपके ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम के माध्यम से। दिवा, बात ऐसी है और इसको बहुत बारीकी से और बहुत बारीकी अध्ययन में जाकर मैंने इसको महसूस किया है। हम अक्सर क्या है, आज के दौर में हम लोग जी जरूर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं खुद को भूल चुके हैं, हम कौन हैं। ये मैं बात खुद थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की करने जा रहा हूं, और जैसे जहां पर वो स्पिरिचुअलिटी हमें ये दिखाती है, हम अगर हम जी रहे हैं, हम खाली जी रहे हैं, हम कनेक्टेड नहीं है कुछ चीजों से। और आजकल का यूथ बस मेरा वो सपना है, मैं पूरा नहीं हुआ तो वो टूट जाता है, रोने लग जाता है। क्यों नहीं, हर चीज पूरी होती है, आप करके तो देखो, आई कैन डू इट। बट अगर शाहरुख खान ने अपनी उस फिल्म में ये बोला है ना, आप जिस चीज को आप चाहते हो एक शिद्दत से उस चीज को पुकारिए, प्रकृति उसका, ऐसे ही नहीं बोली है, वो चीज एक्चुअल में पॉजिटिव है। बात कर रहा हूं मैं स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आप एक बार प्रकृति के साथ जुड़ो, आपके घर में अगर फूल पौधे हैं उनके साथ जुड़ो, आप अगर आपके आसपास एनिमल्स हैं उनके साथ जुड़ो, आप
आपके आसपास की जो एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो, आप उसके साथ जुड़ो।